Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ये दिन होता है 22 जून 2025 जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये अनाउंस करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के थ्रू ईरान के 3 शहरों फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान में मौजूद यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। वो ना सिर्फ इसके लिए वर्ड ओब्लिटरेट यूज करते हैं बल्कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के अगेंस्ट इसको अपनी सबसे बड़ी फौजी कामयाबी भी कहते हैं। और अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट के ऊपर वो ये पोस्ट करते हैं कि इट इज टाइम फॉर पीस। लेकिन यहाँ पर यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इतने बड़े सक्सेसफुल मिशन की अनाउंसमेंट के बाद भी अमेरिका के अलाइज जिसमें पर्टिकुलरली बीबी नेतन्याहू शामिल हैं, वो बार बार ईरान के जौहरी प्रोग्राम के रिलेटेड एक ही रेटोरिक जारी रखते हैं। Nuclear weapons, nuclear weapons, nuclear weapons, atomic bombs. और ना सिर्फ ये रेटोरिक जारी रहता है बल्कि व्हाइट हाउस ऑफिशियली अपनी वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट करता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने 74 टाइम्स ये क्लियर किया है कि ईरान कैन नॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। और इस दौरान अमेरिकन और ईरानियन डिप्लोमेट्स एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात कर रहे होते हैं, जबकि इजराइल 28 फरवरी 2026 की रात को ईरान के ऊपर हमला कर देता है और गल्फ एक दफ़ा फिर दोबारा जंग की लपेट में आ जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया था कि ईरान अब जौहरी सलाहियत हासिल करने के काबिल नहीं रहा, तो दोबारा से ईरान के ऊपर बार बार अटैक करने की वजह क्या है? ये मामला इतना पेचीदा है कि इस गहराई में समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। ये कहानी स्टार्ट होती है जर्मनी के शहर बर्लिन से। साल होता है 1789 जब एक जर्मन फार्मासिस्ट मार्टिन हेनरिक क्लेपरोथ अपनी लैब के अंदर एक स्याह मादे पिशब्लैंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वो उसको गर्म करना शुरू करते हैं, वो उसके ऊपर एसिड डालते हैं और उसको और ज़्यादा घुमाते हैं तो उन्हें एक ऑक्साइड मिलता है। वो उसको और ज़्यादा गर्म करते हैं तो येलो कलर का सब्सटेंस मिलता है जिसको वो यूरेनाइट का नाम देते हैं। और वो नाम वो इसलिए देते हैं क्योंकि 8 साल पहले यूरेनस नाम का प्लैनेट डिस्कवर हुआ था। तब मार्टिन क्लेपरोथ को ये नहीं पता होता कि उन्होंने कितनी बड़ी डिस्कवरी कर दी। 52 साल बाद यानी 1841 के अंदर एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट यूजीन पेलिगो यूरेनियम मैटर को आइसोलेट करते हैं और प्योर यूरेनियम हासिल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन तब तक उन्हें भी ये नहीं पता होता कि यूरेनियम का कितना बड़ा पोटेंशियल है। फास्ट फॉरवर्ड साल आता है 1896 जब एक फिजिस्ट हेनरी बैकुरल यूरेनियम के एक साल्ट को एक्सपोज करते हैं सनलाइट से ये जानने के लिए कि ये कितना रेडियो एक्टिव है। तो वो ये देखते हैं कि फोटोग्राफिक प्लेट पे बिना सनलाइट के भी यूरेनियम ने अपने अल्फा, बीटा और गामा रेज को हिट किया है। और यूं वो इस मुशाहिदे को रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं और यूं स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिजिक्स का। और उनकी इस मुशाहिदे की वजह से 1903 में उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। लेकिन असल कहानी स्टार्ट होती है 1938 में जब जर्मनी के साइंटिस्ट ओटो हान ऑस्ट्रियन स्वीडिश पार्टनर लाइस मेथनर और अपने असिस्टेंट फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन के साथ अपने लैब में काम कर रहे होते हैं। और वो ये देखते हैं कि जब उन्होंने यूरेनियम 235 के ऊपर एक न्यूट्रॉन को हिट किया तो बैरियम और कैरेप्टॉन और बहुत ज़्यादा सारी एनर्जी में तब्दील हो गया। और वो ये देखते हैं कि इस एनर्जी को वो लॉक भी कर सकते हैं। यूं स्टार्ट होता है न्यूक्लियर फिशन का, जो कि प्रोबेबली उस सदी की सबसे बड़ी डिस्कवरी होती है। ओटो हान ये समझते हैं कि उनकी ये डिस्कवरी पीसफुल पर्पज के लिए इस्तेमाल होगी, इसलिए वो इसको नील बोहर के साथ शेयर करते हैं। लेकिन नील बोहर एक अमेरिकन कॉन्फ्रेंस के अंदर अमेरिकन साइंटिस्ट से इसको शेयर करते हैं। तो यूं स्टार्ट होता है मैनहट्टन प्रोजेक्ट का। और यूं उस मैनहट्टन प्रोग्राम से दुनिया के अंदर एटॉमिक बॉम्ब को एक्वायर करने के लिए एक रेस शुरू हो जाती है। बॉम्ब को एज अ डेटरस इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है, जो आज तक जारी है। और यही है वो मसला जो इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान में मौजूद है। And by next spring, at most, by next summer, at current enrichment rates, there it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. दोस्तों एक्चुअली में यूरेनियम एक बहुत ही कॉमन मेटल है। ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। ये इतनी कॉमन है कि आपको गोल्ड से 5000 टाइम्स मोर कॉमन मिलेगी। ये आपको इवन किसी पत्थर में मिल सकती है, किसी और में मिल सकती है, माउंटेन में मिल सकती है, इवन ओशन में भी मौजूद है, इवन आपकी अपनी बॉडी में अंदर भी मौजूद है। 20वीं सदी तक यूरेनियम को मुख्तलिफ मुल्क निकालते रहे, इवन ओपन पिट से। लेकिन 21वीं सदी में
इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई और नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसे कहते हैं इसोसाइट लीचिंग। इस टेक्नोलॉजी के तहत यूरेनियम के एक पीले चमकते हुए पत्थर को यूरेनियम ऑक्साइड के अंदर या येलो केक के अंदर कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसी को हेक्साफ्लोराइड गैस के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जो कि फिर सेंट्रीफ्यूजेस में डालकर उसको जब बहुत ज़्यादा घुमाया जाता है तो उससे डाइऑक्साइड बनता है और जिससे फिर यूरेनियम के पैलेट बनाए जाते हैं, जो कि एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर स्टैक किए जाते हैं और वही उसके लिए ईंधन इस्तेमाल होते हैं। इसी पैलेट के बारे में यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने अपनी रिसर्च में ये बताया है कि ये एक पैलेट 1 टन कोल, 120 गैलन क्रूड ऑयल और 17,000 स्क्वायर फीट नेचुरल गैस के बराबर है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग मेटल है, लेकिन कुदरत ने इसमें एक कैच रखा है। एक्चुअली में जो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम है उसके अंदर 92.3% कंसंट्रेशन यूरेनियम 238 की है और 0.7 यूरेनियम 235 की है। सो इसके लिए हमें यूरेनियम 235 को, जो एक्चुअली में फिशन मटेरियल है, उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है और यही है असल कैच। अब दोस्तों, अगर इतना स्ट्रॉन्ग मादा अगर पूरी दुनिया में नेचुरली अकर कर रहा है और हर जगह अवेलेबल है, तो क्या इसके ऊपर कोई सेफ गार्ड्स हैं? यस, इसके ऊपर 2 तरह के सेफ गार्ड ब्रॉडली अवेलेबल हैं, जिसमें एक न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है जो कि 48 कंट्रीज पे मौजूद एक ऐसा इदारा है जो 1974 में इंडिया के पोखरान के अंदर किए गए एटॉमिक टेस्ट के बाद बना। एक्चुअली में दुनिया में एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक टेक्नोलॉजी की नॉन प्रोलिफरेशन के लिए है। और इसी तरह से एक और बहुत बड़ी एजेंसी है जिसका नाम आपने सुना होगा, ये 1957 के अंदर बनी थी और इसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करता है उन ममालिक के साथ जो यूरेनियम को एक्सट्रैक्ट करने, मैनेज करने में, के रिएक्टर्स के सेफ गार्ड करने और न्यूक्लियर सेफ्टी भी मेंटेन रहे। दोस्तों, अगर ईरान न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का भी हिस्सा है और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी हिस्सा है, तो असल में प्रॉब्लम क्या है? तो क्यों इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर बार बार हमले करते हैं? तो असल प्रॉब्लम ये है कि जब हम एनरिचमेंट की बात करते हैं तो नेचुरली अकरिंग यूरेनियम के अंदर यूरेनियम 235.7% होता है कि यही कंसंट्रेशन 3 to 5% हो जाए तो इसे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, और यही कंसंट्रेशन अगर 20% हो जाए तो इसे रिसर्च रिएक्टर में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन 60% हो जाए तो यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन के लिए पाथवे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट 27 फरवरी 2026 को शाया हुई, जिसके अंदर एक्सटर्नली ये वेरीफाई किया गया वो डाटा जो कि ईरान ने IAEA के साथ शेयर किया था। उसके मुताबिक ईरान के पास 9,874 किलोग्राम का एनरिच्ड स्टॉक पाइल है, जिसके अंदर 440 किलोग्राम का मादा 60% तक एनरिच्ड है। और IAEA ने कहा है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तक मुकम्मल रसाई भी ईरान की तरफ से नहीं मिल रही। तो जब हम कहते हैं कि अमेरिकी सदर ये बात करते हैं कि हम आपको बॉम्ब नहीं बनाने देते, तो इसका मतलब ये एनरिचमेंट होती है जो 60% तक पहुंच गई है। और बेंजामिन नेतन्याहू बार बार ईरान पे हमला करते हैं तो वो उनके पास अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स होती हैं कि ईरान की एनरिचमेंट 60% से ऊपर जा रही है। तो जब अमेरिकी सदर या इजरायली प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि हमने ईरान को बॉम्ब बनाने नहीं देना, तो उसका मतलब ये 60 से 90% के दरमियान का जो थ्रेशोल्ड है, ये उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो यूरेनियम एक धात है, इसको किसी तरह से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको एनरिच करके किसी अस्पताल के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, रिसर्च सेंटर के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इसी एनरिच्ड मटेरियल से नागासाकी और हिरोशिमा को राख भी बनाया जा सकता है। दुनिया एनरिचमेंट से नहीं डरती, लम्हे से डरती है जब जियोपॉलिटिक्स और एनरिचमेंट एक दूसरे के साथ मिलते हैं। यही वो पोटेंशियल इशू है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया खड़ी। तो उसके बाद भले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात हो, भले फ्रीजिंग फंड्स की बात हो, भले ईरान अपनी बारगेनिंग चिप करे या अमेरिका अपनी बारगेनिंग चिप करे, असल मसला कि उस एनरिचमेंट का है बेस्ड ऑन दोज IAEA रिपोर्ट्स, जिसके मुताबिक ईरान अपने उस थ्रेशहोल्ड के करीब है जहाँ के न्यूक्लियर पाथवेज होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही हो। मैंने कोशिश की है कि एक जियोपॉलिटिक्स और एक साइंस का एक बेहतरीन इम्तिजाज आपके लिए पेश करूँ। बहुत शुक्रिया।